आज हम झारखंड की उन शासन व्यवस्थाओं की पड़ताल कर रही हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये राजनीति, न्याय और समुदाय के बारे में सोचने के वो तरीके हैं जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के साम्राज्यों का सामना किया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे झारखंड के सामान्य ज्ञान पर एक विस्तृत दस्तावेज से हैं। लेकिन आज हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे। हम इस सवाल का पीछा करेंगे कि आखिर इन प्रणालियों में ऐसा क्या था कि इतने बाहरी दबावों के बावजूद ये आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, ये लचीलेपन और अस्तित्व की एक शानदार कहानी है। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत झारखंड की सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक मुंडा शासन व्यवस्था से करते हैं। इसे पढ़ा पंचायत भी कहा जाता है। सुनने में तो ये एक सामान्य पंचायत जैसा लगता है, पर इसकी बनावट में कुछ कुछ बहुत अनोखा है। बिल्कुल, इसकी बुनियाद है खूंटकट्टी गांव। अब ये क्या है? ये वो गांव है जिसे मुंडाओं ने जंगल साफ करके बसाया था, इसलिए उस जमीन पर उनका एक तरह से सामूहिक हक होता था। अच्छा। हर गांव का एक मुखिया होता था जिसे मुंडा कहते थे। ये तो हो गया गांव का स्तर, लेकिन असली ताकत और संगठन वो इसके ऊपर था। हाँ, और यहीं पर पढ़ा की बात आती है। ये क्या था? कई गांव का एक समूह। सही। कई गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनता था और उसका जो प्रमुख होता था वो कहलाता था पढ़ा राजा। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं था। एक मिनट, क्या कहा आपने? वंशानुगत नहीं था? नहीं, उसका चुनाव होता था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोकतंत्र एक आधुनिक पश्चिमी विचार है, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी जनजातीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ऊंचा पद चुनाव से भरा जा रहा था। यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। पढ़ा राजा की मदद के लिए जो अधिकारी होते थे, जैसे दीवान, ठाकुर, पांडे, उनके पद वंशानुगत थे। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश थी। मतलब एक चुना हुआ नेता जिसे स्थायी सलाहकारों की एक टीम मदद करती हो, जिनके पास पीढ़ियों का अनुभव और ज्ञान हो। बिल्कुल। ये तो आज की सरकारों के मॉडल जैसा लगता है, जहां एक चुनी हुई सरकार को एक स्थायी ब्यूरोक्रेसी सलाह देती है। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकती हैं। ये एक बहुत ही परिष्कृत राजनीतिक सोच को दिखाता है। एक तरफ जनता की मर्जी का सम्मान, तो दूसरी तरफ व्यवस्था की निरंतरता और स्थिरता। ये कोई अचानक बनी हुई प्रणाली नहीं थी, इसे सोच समझकर बनाया गया था। और इन व्यवस्थाओं का सामाजिक जीवन में भी गहरा दखल था। हमारे स्रोतों में अखड़ा और शासन जैसी जगहों का जिक्र है। ये सिर्फ जगह नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। अखड़ा को आप गांव का धड़कता हुआ दिल समझ सकते हैं। ये सिर्फ पंचायत की बैठक की जगह नहीं थी। ये एक खुला मंच था जहां दिन में गांव के गंभीर मसलों पर फैसले लिए जाते थे और शाम को उसी जगह पर नाच गाने से जश्न मनाया जाता था। ये न्याय और जीवन का एक ही केंद्र था। और शासन सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, ये उनके पूर्वजों का एक जीता जागता पुस्तकालय था। हर परिवार के मृतकों की याद में वहां एक बड़ा पत्थर रखा जाता था, जिसे ससनधीरी कहते हैं। अच्छा। वो पत्थर उस परिवार के इतिहास, उनके वंश और गांव में उनके हक का सबूत होता था। मतलब आपका इतिहास पत्थर पर लिखा हुआ था। तो ये एक बहुत ही स्थिर और आत्मनिर्भर व्यवस्था थी जो सदियों से चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक नई व्यवस्था नागवंशियों की सामने आई? क्या मुंडा व्यवस्था में कोई कमी थी, या ये कोई बाहरी ताकत खेल में आ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। बदलाव बाहर से आया। देखिए, जब नागवंशियों ने शासन शुरू किया तो उन्होंने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था को ही अपना लिया। सदियों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब इस क्षेत्र का सामना मुगलों से हुआ। और मुगलों के साथ आया एक नया शब्द, मालगुजारी, यानी लगान। हाँ, अब तक इन समाजों में नियमित टैक्स या लगान की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन मुगलों ने इसे लागू कर दिया। नागवंशी राजाओं पर लगान चुकाने का दबाव पड़ा और लगान वसूलने के लिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो गांव से पैसा इकट्ठा कर सकें। यहीं से जागीरदार की प्रथा शुरू हुई और पारंपरिक सामूहिक व्यवस्था में पहली दरार पड़ी। बिल्कुल। हमारे स्रोत में महाराजा दुर्जनशाल का एक किस्सा है जो इस टकराव को बहुत अच्छे से दिखाता है। हाँ, 1616 की बात है। महाराजा दुर्जनशाल ने मुगलों को लगान देने से मना कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार करके 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। 12 साल? जी। जब उन्हें सालाना 6000 रुपए देने की शर्त पर रिहा किया गया, तो ये संदेश साफ था, अब आप मुगलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लगान देना ही होगा। और फिर जो बचा खुचा था उसे अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। बिल्कुल।
1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले और 1793 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, तो उन्होंने नागवंशी राजाओं को राजा नहीं बल्कि जमींदार बना दिया। उनका काम सिर्फ लगान वसूलना रह गया। हाँ, उनका एकमात्र काम था लगान वसूल कर अंग्रेजों को देना। इससे पारंपरिक पड़ा व्यवस्था लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसकी जगह एक नई केंद्रीकृत और शोषणकारी व्यवस्था ने ले ली। तो मुंडा नागवंशी व्यवस्था बाहरी ताकतों के दबाव में धीरे धीरे बिखर गई। क्या सभी जनजातियों की कहानी ऐसी ही थी या किसी ने अलग तरीके से इसका सामना किया? चलिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथालों की बात करते हैं। उनकी मांझी शासन व्यवस्था ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? संथालों की व्यवस्था थोड़ी अलग थी। ये सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्रेरित थी। इसमें भी हर गांव का एक प्रधान होता था जिसे मांझी कहते थे। और मांझी सिर्फ प्रशासक नहीं था, वो न्यायाधीश भी था। गांव के सारे छोटे मोटे झगड़े उसी की अदालत में सुलझते थे। एक मिनट, तो गांव का मुखिया ही जज भी था। क्या इससे शक्ति के दुरुपयोग का खतरा नहीं होता था? हो सकता था, लेकिन व्यवस्था में इसके लिए भी सुरक्षा उपाय थे। मांझी की मदद के लिए एक जोग मांझी होता था। जोग मांझी? हाँ, जो समाज की नैतिकता और शादी ब्याह के मामलों पर नजर रखता था। एक तरह से वो समाज का नैतिक प्रहरी था। फिर एक धार्मिक प्रधान नायके होता था, और अगर कोई मामला मांझी के स्तर पर नहीं सुलझता तो उसे 15-20 गांवों के समूह, जिसे परगना कहते हैं, उसके प्रमुख परगनैत के पास ले जाया जाता था। अच्छा, तो एक पूरी हायरार्की थी। हाँ, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह से केंद्रित नहीं थी। इस व्यवस्था में सजा का तरीका क्या था? हमारे स्रोत में बिटलाहा नाम की एक बहुत कठोर सजा का जिक्र है। हाँ, बिटलाहा इस व्यवस्था की सबसे कठोर सजा थी। ये यौन अपराध जैसे गंभीर मामलों में दी जाती थी और इसका मतलब था सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार? उस व्यक्ति को पूरे समाज से बाहर कर दिया जाता था। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके साथ उठता बैठता नहीं था। लेकिन क्या ये मानवाधिकारों के लिहाज से बहुत क्रूर नहीं है? समाज से किसी को पूरी तरह से काट देना तो एक तरह से नागरिक मृत्यु जैसा है। आज के नजरिए से ये क्रूर लग सकता है, लेकिन हमें उस व्यवस्था के पीछे की सोच को समझना होगा। उनकी न्याय की धारणा हमारी तरह नहीं थी। हमारी न्याय व्यवस्था अपराधी को सजा देने मतलब रेट्रिब्यूटिव जस्टिस पर जोर देती है, जेल भेजना, जुर्माना लगाना। उनकी व्यवस्था का लक्ष्य था समुदाय में संतुलन और सद्भाव वापस लाना। रेस्टोरेटिव जस्टिस छोटी मोटी गलतियों के लिए जुर्माना लगाकर या भोज कराकर अपराधी को वापस समाज में शामिल कर लिया जाता था। बिटलाहा सिर्फ उन अपराधों के लिए था जो समुदाय के ताने बाने को ही तोड़ देते थे। अच्छा, ये सजा कहती थी कि अगर आपने समाज का सबसे बुनियादी नियम तोड़ा है तो आप इस समाज का हिस्सा रहने लायक नहीं हैं। ये एक शक्तिशाली संदेश था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे बाहरी दुनिया ने ज्यादातर नजरअंदाज किया। लेकिन क्या अंग्रेजों ने हमेशा ऐसा ही किया? हमारे स्रोतों में एक ऐसा भी मामला है जहां उन्होंने एक जनजातीय व्यवस्था को न सिर्फ माना बल्कि उसे सरकारी मान्यता भी दे दी। ये हो जनजाति की कहानी है ना? हाँ, और ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये अंग्रेजों की प्रैग्मैटिक यानी यथार्थवादी सोच को दिखाती है। हुआ ये कि 1830 के दशक में कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया, जिसे कोल विद्रोह भी कहते हैं। अच्छा। विद्रोह को दबाने के बाद एक अंग्रेज कमिश्नर थॉमस विल्किंसन को समझ आया कि इस लड़ाकू जनजाति पर सीधे शासन करना बहुत मुश्किल और महंगा होगा। तो उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें अपने साथ मिला लो वाली नीति। बिल्कुल। हो जनजाति की अपनी व्यवस्था थी, जिसे मुंडा मान की व्यवस्था कहते हैं। गांव का मुखिया मुंडा और 15-20 गांव के समूह, जिसे पीड़ कहते थे, उसका मुखिया मानकी। विल्किंसन ने इसी व्यवस्था को उठा लिया। 1837 में उन्होंने विल्किंसन रूल लागू किया। उन्होंने पूरे कोल्हान क्षेत्र को पीड़ में बांटा। हर पीड़ के लिए एक मानकी नियुक्त किया और उसे अपने इलाके में लगान वसूलने और छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय करने का अधिकार दे दिया। तो एक तरह से उन्होंने पारंपरिक व्यवस्था को ही सरकारी ढांचे का हिस्सा बना लिया। मानकी अब अपनी जनजाति का मुखिया भी था और अंग्रेजी हुकूमत का एक छोटा अधिकारी भी। सही। ये अंग्रेजों के लिए एक, आप कह सकते हैं, जीत की स्थिति थी। उन्हें बिना ज्यादा खर्च और सिरदर्द के लगान भी मिल रहा था और क्षेत्र में शांति भी बनी हुई थी। और हो जनजाति के लिए उनकी पारंपरिक व्यवस्था बची रही। ये दिखाता है कि ये व्यवस्थाएं कितनी लचीली थीं। हाँ,
कि एक विदेशी साम्राज्य भी उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एक तरफ मुंडा व्यवस्था है जो बाहरी दबाव में बिखर गई, दूसरी तरफ हो व्यवस्था है जिसे बाहरी ताकत ने अपना लिया। ये दिखाता है कि झारखंड में कोई एक जनजातीय व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग व्यवस्थाएं थीं। हाँ, और यही समझना सबसे जरूरी है, हर जनजाति की अपनी पहचान है। जैसे हमारे स्रोतों में असुर जनजाति का जिक्र है, जो सबसे आदिम जनजातियों में से एक मानी जाती है और पारंपरिक रूप से लोहा गलाने का काम करती थी। उनकी व्यवस्था बहुत सरल और विकेंद्रीकृत थी। मतलब हर गांव की अपनी पंचायत, जिसमें महतो, बेगा जैसे अधिकारी होते थे। कोई बड़ा केंद्रीय संगठन नहीं। और इसके ठीक विपरीत बेड़िया जनजाति में कुछ और था। वहां गांव से ऊपर के संगठन को एक खास नाम दिया गया था। हाँ, बेड़िया जनजाति में गांव के प्रधान महतो के ऊपर कई गांवों को मिलाकर एक सरकार बनती थी और पूरे समाज का प्रमुख भी सरकार ही कहलाता था। ये पद वंशानुगत था। तो यहाँ हमें एक ज्यादा केंद्रीकृत संरचना दिखती है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि ये सभी जनजातियां गांव से ऊपर के संगठन की जरूरत को समझती थी, बस उन्होंने उसे अलग अलग नाम और रूप दिए। जैसे खरवार जनजाति में भी गांवों के समूह के लिए अलग अलग नाम थे, है ना? चट्टी, पचौरा, सतौरा। सही कहा। ये नाम इस बात पर निर्भर करते थे कि पंचायत में कितने गांव शामिल हैं। 4 गांवों की पंचायत चट्टी, 5 की पचौरा और 7 की सतौरा। मुद्दा नाम का नहीं, बल्कि सहयोग की उस भावना का था जो इन अलग अलग गांवों को एक साथ लाती थी। तो इन सभी विविधताओं के बावजूद क्या हम कुछ सामान्य सूत्र निकाल सकते हैं? कुछ ऐसी बातें जो इन सभी व्यवस्थाओं में एक जैसी थीं? हाँ, बिल्कुल। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि इन सभी का मूल उद्देश्य समुदाय में शांति और सद्भाव बनाए रखना था। अदालत का मकसद किसी को हराना या जीताना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सुलह कराकर रिश्ते को फिर से जोड़ना था। दूसरा शायद नेतृत्व से जुड़ा होगा। हमने देखा कि कहीं पद वंशानुगत था तो कहीं चुना हुआ, लेकिन क्या समुदाय की सहमति हमेशा जरूरी थी? हमेशा। भले ही पद वंशानुगत हो, लेकिन अगर कोई मुखिया अयोग्य है या समुदाय के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो लोगों को उसे हटाने का अधिकार था। नेतृत्व सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि समुदाय की स्वीकृति से मिलता था। ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक सिद्धांत था। हाँ, जो इन सभी व्यवस्थाओं में मौजूद था। और आखिर में आज के समय में इन व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गई हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं। ये सच है कि भारत सरकार की पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद इन पारंपरिक पंचायतों के कानूनी और प्रशासनिक अधिकार बहुत कम हो गए हैं। जमीन के बड़े विवाद या गंभीर अपराध अब पुलिस और अदालतों में जाते हैं। लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में आज भी इनका दबदबा कायम है। गांव में शादी ब्याह के नियम तय करने हो या 2 परिवारों के बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, लोग आज भी सबसे पहले अपने पारंपरिक मांझी, मुंडा या मानकी के पास ही जाते हैं। तो आज के इस पड़ताल से ये साफ है कि झारखंड की जनजातीय शासन प्रणालियां केवल अतीत का हिस्सा नहीं है। ये स्वशासन, सामुदायिक न्याय और सामाजिक संगठन की बेहद परिष्कृत प्रयोगशालाएं थीं। ये सिर्फ परंपराएं नहीं थीं, बल्कि ये जीवित राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। ठीक। आज जब हम अपनी आधुनिक न्याय प्रणाली को देखते हैं, जो महंगी है, बहुत धीमी है और जहां मामले सालों तक अटके रहते हैं, तो क्या हम इन पारंपरिक व्यवस्थाओं से कुछ सीख सकते हैं? क्या सामुदायिक सहमति और सामाजिक सुलह पर आधारित न्याय का मॉडल आज के शहरी और ग्रामीण समाज की कुछ समस्याओं का हल दे सकता है? ये सवाल इन व्यवस्थाओं को केवल किताबी जानकारी से कहीं ज्यादा हमारे भविष्य के लिए एक संभावित प्रेरणा स्रोत बना देता है।